हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिवा स्वप्न बुक का फाइनल पार्ट बचा हुआ था, जिसके लिए कुछ कमेंट्स आए थे और रिप्लाई में मैंने कहा था कि आज संडे तक मैं वीडियो डाल दूंगा। सो आज का ये वीडियो फाइनल पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता है और वीडियो बहुत देर में आती है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 97% ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाओ। दिवा स्वप्न के फाइनल पार्ट के बाद मैं सीटेट के लिए वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप में से कोई सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कमेंट करके बताएं। मैंने सीटेट के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो बना दूंगा जो आपको सीटेट के लिए ज़रूर बेनिफिट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवा स्वप्न फाइनल पार्ट का नाम है अंतिम सम्मेलन। पाठशाला की छमाही परीक्षा समाप्त हो गई थी। एक दिन गीजू भाई अपने साथी शिक्षक चंद्रशंकर, भद्रशंकर, चंपकलाल, वेणीलाल के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। चंद्रशंकर गीजू भाई को कहते हैं कि आप एक अजीब आदमी मालूम पड़ते हो। मैं आपका प्रयोग सफल मानता हूँ। विश्वास नहीं होता कि शिक्षा में भी इतने सुंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। भद्रशंकर कहते हैं कि ये गीजू भाई अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं। चंपकलाल कहते हैं कि ये तो करते ही हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें ना तो रुपये पैसे की चिंता है और न ही परिणाम की। इनके प्रयोग असफल भी रहे तो इन्हें कौन सी सजा भुगतनी पड़ती है। वेणीलाल कहने लगे, प्रयोग कैसे करें, फुर्सत तो मिलती ही नहीं इतनी बातें सोचने की, और यह सब तैयारी करने के लिए समय किसके पास है। हर शाम बड़े साहब के घर हाजिरी देनी पड़ती है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। इन सब के बाद समय ही कहाँ बचता है। गीजू भाई तो अकेले हैं, ये तो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अंत में गीजू भाई कहते हैं कि भाइयों, हम तो अपनी शाला में इनसे कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा का स्वरूप ही बदल जाए, लेकिन इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। आवश्यकता है आत्मविश्वास की, अखंड एकनिष्ठ की। यह जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सके। अगर आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता तब ऐसे बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है। परिणाम की चिंता जितनी परिणाम करने वालों को होती है उतनी और किसी को नहीं रहती। बड़े साहब के घर रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अच्छा काम करे तो बड़े साहब खुद ही खुश हो जाएंगे। यदि आपका वेतन कम है तो आप अधिक वेतन मांगिए, आपको मिलेगा। यदि सभी शिक्षक मिलकर अधिक वेतन की मांग करें तो किसी शिक्षक को निकाला नहीं जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहना सीखिए। मेरी सफलता का कारण यह भी है कि मैं बेफिक्र रहता हूँ। इसी तरह घंटों तक चर्चा होती रही। गीजू भाई ने देखा कि साथी शिक्षकों में कुछ नया उत्साह था। उन्होंने मन में सोचा कि चलो पुरानी सोच की गुलामी की जड़ें कुछ कमज़ोर तो हुई। अब गीजू भाई बच्चों को भूगोल सिखाने के बारे में सोचने लगे। गीजू भाई को भूगोल की पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम देखकर निराशा हुई। बचपन में पढ़ा हुआ भूगोल किसे याद रहता है। उन्होंने सोचा कि अगर वे भूगोल पढ़ाए ही ना तो इस बात को लेकर वे डायरेक्टर साहब से मिलने चले जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भूगोल महत्वपूर्ण विषय है, इसे पढ़ाना आवश्यक है, लेकिन तुम इसे अपने ढंग से पढ़ा सकते हो। इस तरह गीजू भाई को अपने ढंग से भूगोल पढ़ाने की अनुमति मिल गई। कुछ देर बाद डायरेक्टर साहब गीजू भाई से एक प्रश्न पूछते हैं कि इन परीक्षाओं के बारे में तुम क्या सोचते हो। नए शिक्षा पद्धति के समर्थक इन परीक्षाओं का अत्यंत विरोध करते हैं और परीक्षा पद्धति की बुराइयां भी भयंकर है। पर हमें तो शिक्षा विभाग चलाना है, हम परीक्षा को कैसे हटा सकते हैं। हमें परिणाम की भी आवश्यकता है। यदि हम परीक्षा ना लें तो शिक्षक मन लगाकर पढ़ाना ही छोड़ दें। गीजू भाई कहते हैं कि यह समस्या वास्तविक है। परीक्षा तभी हटाई जा सकती है जब विद्यार्थी दिल और दिमाग को वश कर पढ़ने आए और सामने से कुशल कलाकार शिक्षक भी उमंग से पढ़ाने बैठे। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्थिति में परीक्षा को हटाया नहीं जा सकता। गीजू भाई परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सलाह देते हैं कि छमाही और सालाना परीक्षा के जगह मासिक परीक्षा लेनी चाहिए। यदि विद्यार्थी को परीक्षा के द्वारा ही जांचना है तो विद्यार्थी को जितना अधिक परीक्षा से बार बार परिचित कराया जाएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों को बार बार परीक्षा देने से परीक्षा का दुख भी सहन करने योग्य बन जाएंगे। परीक्षा होशियार बच्चों को मापने के लिए नहीं, बल्कि कमज़ोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए, उनकी कमजोरी का सही पता लगाने के लिए ही ली जानी चाहिए। परीक्षा उन्हीं विषय के ली जाए जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सके, बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए। परीक्षा में पहले नंबर दूसरे नंबर का रिवाज मिटा देना चाहिए।
परीक्षा विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों की जांच के लिए ली जानी चाहिए। अब गिजू भाई बच्चों को भूगोल पढ़ाना शुरू कर रहे थे। उन्होंने कुछ नक्शे मंगाए और दीवार पर टांग दिए। उन्होंने नक्शों को दिखाकर बच्चों से कुछ सवाल पूछे। बच्चों ने उत्तर दे दिए। गिजू भाई समझ गए कि पिछले साल की रटाई बच्चों को अच्छे से याद है। गिजू भाई बच्चों को रटकर याद नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नक्शे बंद कर दिए और कहा कि 1 महीने बाद भूगोल शुरू करेंगे। उन्होंने बच्चों को चित्र बनाने का काम दिया। कुछ दिन चित्र बनाने के बाद बच्चे अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर चित्र बनाने लगे। कुछ दिन बाद गिजू भाई हाई स्कूल के चित्र शिक्षक को बुला लाए और उनसे कहा कि आपको बच्चों को चित्र बनाना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बोर्ड पर अपनी रुचि के चित्र बनाते जाइए। पर धीरे धीरे और सफाई के साथ चित्र शिक्षक ने ऐसा ही किया और विद्यार्थी उन्हें देखते रहे। इस तरह देख देख कर बच्चे चित्र बनाने के विशेष नियमों को समझ गए थे। अब चित्रकार ने कई चित्रों में सफाई के साथ रंग भरकर दिखाया। बच्चे रंग भरना भी समझ गए। थोड़े दिन बाद गिजू भाई ने अपने सर्वेयर मित्र, जिनका काम जगह का सर्वे करना और उस जगह का नक्शा बनाना होता है, उनको पाठशाला में बुलाया। उन्होंने पाठशाला का सर्वे किया। बच्चे साथ साथ घूमते रहे। फिर उन्होंने सब बच्चों के सामने सर्वे के अनुसार पाठशाला का नक्शा खींचकर दिखाया। 2-3 दिन तक बच्चे सर्वेयर के ऑफिस गए, जहां उन्हें सिखाया गया कि नक्शा नवीस लोग किस तरह गली गांव के नक्शे बनाते हैं। इस प्रकार लड़के अपनी गली, गांव, कुएं, नदी का चित्र बनाना सीख गए। कुछ ही दिनों में कक्षा में चित्रकला का काम हो गया। कुछ दिन बाद गिजू भाई हाई स्कूल से दूरबीन लेकर आए। बच्चों को उसमें दिखाया गया कि दूर की चीज़ें किस प्रकार नज़दीक दिखाई देती हैं। बच्चों को आश्चर्य हुआ। सभी बच्चे एक एक कर दूरबीन से चीज़ों को देखने लगे। गिजू भाई रात में ग्रहों और तारों को देखने के लिए एक टेलीस्कोप भी ले आए। सभी बच्चों ने चंद्रमा टेलीस्कोप से देखा। इसी सिलसिले में गिजू भाई ने बताना शुरू किया कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा कैसे बने, नदियाँ, पर्वत, खाइयाँ कैसे बनी, जल थल के प्राणी, जंगल और जंगली मनुष्य, और उनसे धीरे धीरे आज के मनुष्य कैसे बने। लड़के इन्हें एकाग्रता से सुनते। एक दिन गिजू भाई ग्लोब ले आए। गिजू भाई बच्चों को पहले ही समझा चुके थे कि ग्लोब पर जो चीज़ें बनी हैं वो कैसे बनी थी। गिजू भाई ने बच्चों को ग्लोब पर गांव और शहर ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों के साथ 1-2 गांव की यात्राएं की। गांव, नदियों, पहाड़ों दिखाकर भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न की। बच्चों को यात्रा संबंधी पुस्तकें पढ़ाई। उनमें जो भी बातें थी गिजू भाई बच्चों को बता रहे थे। उन्हें याद करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि बच्चों को ये बताने के लिए कि दुनिया बहुत विशाल है, उनमें बहुत सी बातें जानने योग्य है। उन्होंने बच्चों के साथ एक खेल खेला जिसका नाम था चलो यात्रा पर चले, जिनमें बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान तक रवाना होते थे। किन किन गाड़ियों में बैठना है, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ बदलना है, कौन कौन से देखने योग्य स्थान हैं, क्या क्या देखने लायक हैं, कितने दिनों में यात्रा पूरी होगी, किन किन से मिलना होगा, क्या क्या खरीदना होगा आदि बातों का विचार करते, पूरे यात्रा के खर्च का अंदाज़ा लगाते, मानो सचमुच की यात्रा के लिए निकले हो। इस तरह बच्चे अलग अलग स्थान के लिए खेल खेलते। इस तरह कक्षा में भूगोल की पढ़ाई चलती रही। वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ रहा था। अब गणित विषय की बारी थी। जब गिजू भाई ने बच्चों को उदाहरण माला के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए तो सबने सवाल हल कर लिए। पहले गिजू भाई ने सोचा कि इस विषय में सब बच्चे पक्के हैं और अच्छा है कि जिस विषय में कुछ विशेष काम नहीं कर सकता था उस विषय में बच्चे ठीक थे। लेकिन जैसे ही गिजू भाई ने प्रश्नों के हल करने के पीछे के तर्कों की बात की तो पता चला कि बच्चे पूरे कच्चे थे। बच्चे प्रश्नों को एक मशीन की तरह हल करते थे। उन्हें तर्कों की समझ नहीं थी। गिजू भाई को गणित विषय अच्छा नहीं लगता था। गिजू भाई गणित विषय के दोषों को समझते थे, लेकिन उसमें सुधार कैसे किया जाए इसकी खोज नहीं की थी। गिजू भाई डायरेक्टर साहब के पास गए और साफ साफ कह दिया कि वो गणित के संबंध में कोई नई बात करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि गणित में सुधार शुरू में ही होनी चाहिए। बच्चों को गिनती सिखाने के समय में ही सही तरीका बता देना चाहिए, क्योंकि गणित का तर्क एक बार मन में चला जाता है तो हमेशा के लिए बस जाता है। डायरेक्टर साहब ने गिजू भाई से कहा कि वे बच्चों को आरंभ से गणित क्यों नहीं सिखाते, लेकिन गिजू भाई के पास उतना समय नहीं था। वार्षिक परीक्षा निकट थी और समय हो तो भी बच्चों को मशीन की तरह गणित के सवालों को हल करने की आदत लग गई है। एक बार गिनते हैं तो गिनते ही चले जाते हैं। इन्हें ठीक रास्ते पर लाना कठिन है, बहुत कठिन। वे कहते हैं कि वार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों को गणित में अच्छी तरह सिखा दूंगा, लेकिन अभी प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। अब वार्षिक परीक्षा निकट आ गई। गिजू भाई अपने तरीकों से विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारी कराने लगे। गिजू भाई को विश्वास था कि विद्यार्थी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे।
परीक्षा का दिन आया। अधिकारी साहब ने सब कक्षाओं की परीक्षा ले ली थी। अब गिजू भाई के कक्षा की बारी थी। गिजू भाई के शर्त के अनुसार परीक्षा स्वयं अधिकारी साहब को लेनी थी। अधिकारी साहब ने गिजू भाई से हंसकर कहा कि तुम्हारी कक्षा के सब छात्रों को ऊपर की कक्षा में चढ़ाता हूँ। गिजू भाई ने कहा, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे करने से मेरे कुछ विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। डायरेक्टर साहब ने पूछा, यानी उनके साथ अन्याय होगा? गिजू भाई ने कहा, जी हाँ, जो विद्यार्थी ऊपर चढ़ाने लायक नहीं है उन्हें मैं पास नहीं कर सकता। डायरेक्टर ने कहा कि तुमने सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाया है और मुझे यह पढ़ाई मंजूर है। गिजू भाई कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी इस पद्धति का असर सभी छात्रों पर एक समान नहीं हुआ। किसी किसी छात्र में मेरी पढ़ाई से कोई बदलाव नहीं आया। डायरेक्टर साहब ने पूछा, तो उनके लिए तुमने क्या सोचा है? गिजू भाई ने कहा कि उनमें से किसी किसी को पाठशाला ही छोड़ देनी चाहिए। राघव नाई का लड़का इतिहास, भूगोल, गणित का जीव नहीं है और पाठशाला के माहौल से अलग है। वह 100 नाइयों का सेठ बनकर हजामत की बड़ी दुकान खोल सकता है। उसे हजामत में कुशलता प्राप्त करने और सैलून की व्यवस्था सीखने के लिए बम्बई भेजना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने पूछा कि और कौन कौन इस पाठशाला के लिए अयोग्य है? तब गिजू भाई ने कहा कि यह पाठशाला के लिए अयोग्य नहीं, बल्कि पाठशाला उनके लिए अयोग्य है। वे जिस काम के लायक है पाठशाला उन्हें वह काम नहीं सिखाती है। जीवन सेठ का बेटा नेमी पुलिस विभाग के लायक है, उसे अखाड़े में भर्ती कीजिए, 5 साल में फक्कड़ जमादार बन जाएगा। 3 छात्र और हैं, इन्हें मैं छुट्टियों में अपने पास रखूंगा और अगले दर्जे के लिए तैयार करूंगा। परीक्षा के बाद हर साल सम्मेलन होता है, जिसमें जो विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास होते हैं उन्हें सम्मेलन के दिन इनाम दिए जाते हैं। सम्मेलन में गांव के सेठ, साहूकार और अमलदार सभी आते थे। साहब ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी गिजू भाई को दी थी और गिजू भाई ने ये जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप दी। बच्चों ने जो भी किया गिजू भाई की सलाह से किया था। बच्चों ने समा बांधा, खेल हुए, बच्चों ने अभिनय किया। इसके बाद बच्चों ने अपने बनाए हुए चित्रों को ले आए और सभी को दिखाया। अंतिम कार्य पारितोषिक बांटने का था, जिसमें 125 रुपये को अलग अलग विद्यार्थियों को बांटे जाते थे। अंत में डायरेक्टर साहब ने खड़े होकर हमेशा की तरह अपने शब्द कहे कि आज मैं ये 125 रुपये अलग अलग नहीं बांटूंगा। ये 125 रुपये पाठशाला में वाचनालय की स्थापना के लिए देता हूँ। आगे से ये रकम वाचनालय को ही मिला करेंगी, क्योंकि व्यक्तिगत इनाम देने से विद्यार्थियों में अभिमान और निराशा की भावना पैदा होती है। इससे इनाम की रकम का फायदा सब उठा सकेंगे। इसके बाद डायरेक्टर साहब गिजू भाई की तारीफ में कहते हैं कि ये सज्जन 1 साल पहले 4वीं कक्षा में शिक्षा के प्रयोग हेतु मेरे पास आए थे। मैंने उस समय इन्हें पढ़ा लिखा मूर्ख समझा था। मैं इन पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि इनके प्रयोग बहुत सफल हुए हैं। मेरे विचार में इन्होंने भारी परिवर्तन कर दिया है और अब प्राथमिक पाठशाला के इस पुराने ढर्रे का शीघ्र ही अंत होगा। डायरेक्टर साहब का भाषण समाप्त होते ही सम्मेलन खत्म हुआ। सब अपने अपने घर को चले गए। गिजू भाई भी 1 वर्ष के अपने सफल प्रयत्नों पर हर्ष मनाते हुए अपने घर पहुंचे और शिक्षा के आशा से भरे भविष्य के मधुर सपने देखने में विलीन हो गए। यहाँ हमारा दिवस स्वप्न का फाइनल पार्ट खत्म होता है। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर दोस्तों।